हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्या होता है, कैसे होता है ये, और बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो ये क्लास आप देख सकते हो कि हाइड्रोपोनिक्स खेती कैसे होती है, क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग देखने वाले इसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट यानी अनिवार्य खनिज तत्व कौन से होते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो अभी तक के खोज गए तो कुछ गलत लिखा है। देखो, तो अभी तक के खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व जो है विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों की प्रजातियों की बात करते हैं। सिलीनियम संग्रह, गोल्ड संग्रह, गोल्ड मतलब कुछ पौधों की प्रजातियां जो होती हैं उसमें जो है कुछ मिनरल्स मिलते हैं, तो उसको जो है संग्रह किए गए हैं। जैसे कि सिलीनियम को संग्रह किया गया है, गोल्ड को संग्रह किया गया है, और रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम को जो है संग्रह किया गया है। ये नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधों में देखने को मिलते हैं। नाभिकीय परीक्षण क्या होता है, जहाँ पे जो है बहुत सारी रिसर्च चलते रहती है और वहाँ पे जो है पेड़ रहते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान यहाँ पे जो है ये कौन सा रेडियो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पौधों की खनिज न्यूनता सांद्रता जो है 10⁻⁻8 ग्राम पर ml का पता लगा। ठीक है, कि पौधों में खनिज न्यूनता यानी कि कम से कम इतनी सांद्रता तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻8 ग्राम पर ml का पता लगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। ठीक है, कि जो अनिवार्य जो रहेगा उसके लिए कुछ तो मापदंड होंगे ना, तो वो निर्धारित किए गए कि जो भी मिनरल्स होगा वो सामान्य वृद्धि होनी चाहिए, उससे सामान्य वृद्धि और जनन के लिए वो आवश्यक होना चाहिए। विशिष्ट होना चाहिए, वह प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन छुट्टी पे आज तो इसका काम कैल्शियम ने कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ये विशिष्ट होना चाहिए। और उपापचय में प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना चाहिए। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक, किसी कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए उसको उपापचय कहते हैं। तो उसको प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से शामिल होना चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से नहीं होना चाहिए। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, इसेंशियल मिनरल्स कौन से होते हैं? अनिवार्य तत्व। तो बात करते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वृहद पोषक या गुरु पोषक तत्व, और ये होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। तो याद रखना, ये होते हैं 18, माइक्रो कितने होते हैं? 18, मैक्रो कितने होते हैं? 9। तो टोटल मिला के देखो 17 हुए क्या? आती है गिनती? 8 दूनी 16, 16 और 1 17। ऐसे नापोगे या फिर 8 9 10 11 12 13 ऐसे उंगलियों से नापोगे? चलो, तो कितने होते हैं? 17। हम लोग बात करते हैं इसके अलावा भी अन्य होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम। ठीक है, तो ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए जो है अनिवार्य होते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे पदार्थ के शुष्क पदार्थ का 1 से लेके 10 ग्राम पर लीटर विद्यमान होना बहुत जरूरी है, तब माने जाएंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो 0.1 mg पर लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम भी होंगे तो चल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। तो पहले हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखें, तो इसमें आता है लोहा यानी कि आयरन, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जितने भी मैंने मिनरल्स के नाम बताए, इनके फॉर्मूले जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, जैसे कि लोहे का क्या है? लोहे का क्या है? NO, ये लोहे का है। मुझे नहीं पता, मैंने बताया ना मैं केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं गलत बता दूंगा आपको। तो ये MO तो मेरे को लगता नहीं है, तो राइट क्या है ये बताना है आपको। मैग्नीज का क्या है? Zn है क्या मैग्नीज का? तो ये भी गलत है।
तो ये सही आपको बताना है कि इसके जो है सही फॉर्मूले क्या है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम ये देखो, इसके फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए हैं, तो ये जैसे मैंने इधर फॉर्मूले लिखे ना, इसके फॉर्मूले आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो यहाँ से मैंने कुछ ऐसा लिखा है, तो ये याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में देखने को मिल जाएंगे, और ये CO2 एवं H2O से जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ से इतने मिनरल्स, ये जो है, सॉरी 1 मिनट, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी शामिल है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन छूट गया तो यहाँ पे भी ये लिखा है। तो ये इतने जो है मृदा से देखने को मिलेंगे, मृदा से देखने को मिलेंगे, मतलब मृदा से ही मिलेंगे ये और कहीं से नहीं मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनिवार्य तत्व। ठीक है, अनिवार्य तत्व, तो ये उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो ये याद रखना, क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए ये जरूरी है। कोशिका द्रव्य के परासरण दाब का ये नियंत्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये मदद करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है। बफर एवं पीएच में ये काम आते हैं। तो आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो, पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बताओगे। इसके बाद एंजाइम से संबंधित कार्य के लिए भी जो है यहाँ पे अनिवार्य तत्व का यूज़ होता है। तो कार्यों के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो जैव अणु के घटक तथा कोशिका के संरचनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये कोशिका की संरचना को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक कौन से होंगे। तो एक होता है क्लोरोफिल, पढ़ा है हम लोगों ने, एटीपी। क्लोरोफिल में क्या होगा? मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल किससे मिलकर बना होगा? मैग्नीशियम। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। तो देखो, इसमें ये फास्फोरस आ गया, पी यानी फास्फोरस, तो एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कुछ होमवर्क दे ही रहा हूँ मैं आपको क्लासेस में, तो आप करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ। तो मैं भी कंटिन्यू क्लास लेते जाऊँगा और जल्दी जल्दी क्लास लेते जाऊँगा, समय पर सिलेबस ख़त्म करूँगा। नहीं तो फिर आप समझदार हो कि मैं क्या करूँगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ये एक्टिव करता है। ठीक है, यानी सक्रिय करता है, जैसे कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ेंगे ना, और आने वाले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और लाइट रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो सारे एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट में जो है ये मैग्नीशियम यूज़ होगा और उसको सक्रिय करेगा प्रोसेस को। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज में काम आएगा। इसके बाद फास्फोइनोल, पाइरुवेट और जो है कार्बोक्सिलेज, इसमें ये काम आएगा, मतलब ये एक्टिव करेगा। तो प्रकाश संश्लेषी कार्बन स्थिरीकरण में जो है अति महत्वपूर्ण ये होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परासरण विभव को बदलने के लिए। यहाँ पे पोटेशियम ये रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हो। संतुलनकारी प्रभाव की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटा का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये एंटागोनिस्ट काम करेंगे। जैसे कि अगर कोई प्लांट की ग्रोथ कर रहा है तो इनका काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ को रोक देना। क्लियर है, तो ये एंटागोनिस्ट होते हैं। इसका बाद टॉक्सिक इफेक्ट, जो जहरीला इफेक्ट जिसका होता है, आर्सेनिक, कॉपर और मरकरी। क्लियर है, इसका कैसा होता है? टॉक्सिक इफेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये इसी के नीचे लिखा हुआ है Zn2+, ये एक्टिवेटर का काम करता है। किसको करेंगे? ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। MO, इसका फुल फॉर्म क्या है? मोलिब्डेनम, ये एक्टिवेटर होता है नाइट्रोजन उपापचय के दौरान, ये नाइट्रोजिनेज को जो है एक्टिव करता है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है हम लोग कल से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के फंक्शन क्या होते हैं। और कल से क्यों बोला मैंने? देखो इतनी सारी चीज़ें, टाइम कितना हुआ? देखो 9 मिनट हुआ। और कुछ लोग बोलेंगे अरे सर लंबी लंबी क्लासेस लो। देखो मैं लंबी लंबी क्लासेस इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जब मैं खुद आके बोर्ड पे पढ़ाऊँगा ना, तब मैं आपको लंबी लंबी क्लासेस दूंगा। अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है ना, बहुत कम टाइम में बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं।
तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, तो आप पढ़ोगे नहीं। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप कहीं क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप वो करो और अपनी पढ़ाई करो। और ये लेक्चर ऐसे है ना, इसको नड्डे फुटाने सुना है, नड्डे फुटाने हम लोग खाने के रूप में नहीं खाते हैं, जब मन करता है थोड़ा 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 खाते रहते हैं। तो ये मेरे लेक्चर ऐसे मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशली ये पीडीएफ वाले नोट्स या एनसीईआरटी रीडिंग वाले, इसको कम कम इसलिए रख रहा हूँ कि जब भी आपका मन करे, मतलब जब भी आपको मन ना करे, मन तो करेगा ही नहीं आपका, मतलब जब भी काम आप कर रहे हो, जैसे कि खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते वक्त आपने चालू कर दिया, तो जितनी देर में आप रोटी बनाओगे ना उतनी देर में आपका एक वीडियो खत्म हो जाएगा। तो एक वीडियो में 2-3 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। आप ने बहुत पढ़ाई की, स्कूल गए, आप कॉलेज गए, कोचिंग गए, और उधर से आके आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, आप सिर्फ लेटे हो और लेटे लेटे सिर्फ आपने ये चला दिया, तो आपका एक लेक्चर खत्म हो जाएगा। आप कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका आपका ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, आप बस में बैठ के, ऑटो में बैठ के जो है इस लेक्चर को लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है आपका घर का, तो उतनी देर में आपका एक लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर आपको दे रहा हूँ। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, आपको जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स करके बताना है मुझे क्लास यूज़फुल लग रही है, नहीं लग रही है, हेल्प हो रही है कि क्लास से आपकी, तो कमेंट्स बॉक्स में यस का टाइप कर देना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में इसी तरह मुस्कुराते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए।